अध्याय 72। काफी समय हो गया महामहिम। ड्यूक रेवेनहुक तब दबे पांव मेरे पास आ गए थे जब मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा दिन बर्बाद हो गया, मैंने विलाप किया। मैंने अपने कड़वे भावों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। मैं जितनी जल्दी हो सके मिल्टियार्ड्स के पास भाग जाना चाहती थी, ताकि इस दुनिया में जिन पुरुषों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उनमें से एक के साथ इस दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात के बाद खुद को शुद्ध कर सकूं। महामहिम, ड्यूक रेवेनहुक ने दोहराया। ड्यूक रेवेनहुक को मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखकर मैं जल्दी से लुसियाना के पीछे छिप गई। क्षमा करें योर ग्रेस, राजकुमारी काफी शर्मीली हैं, उसने उनसे कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी राजकुमारी मेरे सामने शर्माएंगी। क्षमा करें हमारी राजकुमारी, मैंने उनकी कटाक्ष भरी टिप्पणी पर मुंह बनाया। मैं बता सकती थी कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। खैर, ये खेल दो लोग खेल सकते थे। आप कौन हैं? मैंने पूछा। अपनी दूरी बनाए रखते हुए मैंने बचकानी मासूमियत का ढोंग किया। ये ड्यूक रेवेनहुक हैं, लुसियाना ने मदद करते हुए उत्तर दिया। वह कौन है? मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं उन्हें जानती ही नहीं। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं असभ्य बन रही हूं, क्योंकि मैं उनसे पहले ही 2 बार मिल चुकी थी। वैसे भी वो शिष्टाचार के लायक नहीं थे। हाँ, मैंने सुना था कि राजकुमारी बुद्धिमान है, लेकिन लगता है कि वो भूल गई हैं कि मैं कौन हूं। ड्यूक रेवेनहुक मुस्कुराए। वो जरूर सोच रहे होंगे कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई थीं और मैं उतनी समझदार नहीं थी। मुझे पता था कि वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं महत्वहीन चीजों को जल्दी भूल जाती हूं, मैंने जवाब दिया। ड्यूक के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया में छिपे संदेश को पकड़ लिया था। आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने जानबूझकर अहंकार से पेश आते हुए पूछा। मैंने देखा कि ड्यूक की नजरें मेरे हाथ के पिछले हिस्से की ओर गईं। समझ में आया कि वो अब मुझे ढूंढते हुए क्यों आए थे। वो शाही प्रतीक की एक झलक पाने के लिए यहां तक आए थे। मैं उन्हें उनका मकसद पूरा नहीं करने देने वाली थी और मैंने अपना हाथ उनकी नजरों से छिपा लिया। जब मैंने उनके चेहरे को उतरते हुए देखा तो मैंने सोचा, ओह, इसमें मजा आ रहा है। मुझे हमेशा बड़ों को परेशान करने में मजा आता था। मैंने सुना है कि आप आजकल काउंट नॉयक्रोम के करीब हैं और आप ग्रैंड डचेस के भी करीब हैं। आपको अपना पक्ष चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह मुस्कुराए। यह क्या बकवास है? क्या वो इशारा कर रहे थे कि इससे पहले कि मुझे पछतावा हो, मुझे उनके साथ हो जाना चाहिए? उनकी ठंडी और कपटी निगाहों को देखते हुए मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो सलाह दे रहे थे या धमकी। अचानक प्रिसिला की यादें ताज़ा हो गईं और मुझे अपना शरीर ठंडा पड़ता महसूस हुआ। यह अलग है, मैंने अपने मन में दोहराया। फिर भी उनकी यादों की झलकियों और आवाज़ों को मेरे दिमाग में फिर से चलने से रोकने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। मेरा शरीर कांपने लगा, जैसे कि मैं वास्तव में वही थी। मुझे लगा जैसे मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे सामने एक और दृश्य आ गया। ठंडी आंखों की एक जोड़ी प्रिसिला को नीचे देख रही थी। नहीं, मुझे बस मतिभ्रम हो रहा है, मैंने सोचा। मैंने अपने होंठ चबाए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन फिर भी उस दबाव को रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। सेंटस, लुसियाना ने मेरी बेचैनी और अनियमित सांसों को भांपते हुए कहा। ड्यूक रेवेनहुक मेरी ओर विजयी भाव से मुस्कुराए। वो कमीना, मैंने मन ही मन गाली दी। मैं अपनी आंखों से उन पर तीर चला रही थी, तभी एक आवाज ने मुझे पुकारा। राजकुमारी। कैलियन जल्दी से आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे लगा कि आप पहले ही जा चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी यहीं हैं, योर ग्रेस। ड्यूक रेवेनहुक का चेहरा तुरंत उतर गया। मैं राजकुमारी से टकरा गया था। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया और आखिरी बार मेरी तरफ देखा। मैं केवल इतना ही कर सकती थी कि अपने कंपन को छिपाने की पूरी कोशिश करूं, और मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए मुंह बनाया। जैसे ही ड्यूक रेवेनहुक महल से बाहर निकले, उनके चेहरे की सौम्य मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह बेचैनी ने ले ली। उनकी योजनाएं वैसी नहीं चल रही थीं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। कुछ न कुछ हमेशा उनके रास्ते में आ ही जाता था। चीजें कब से गलत होने लगी, उन्होंने सोचा। उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जब वो रुके और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपने पीछे विशाल महल दिखाई दिया। उन्हें वेटिकन की वरिष्ठ परिषद का विश्वास हासिल करने में कोई समस्या नहीं हुई थी।
वो सेंटिस के अचानक प्रकट होने के बारे में जानने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने उसे गोद लेने के लिए बहुत प्रयास किए थे। लेकिन फिर सेंटिस को बच्चों से नफरत करने वाले मिल्टियार्ड्स ने गोद ले लिया। क्या वो तब था? हाँ, ये तभी से शुरू हुआ। उस पल से उनकी योजनाएं पटरी से उतरने लगीं। मिल्टियार्ड्स के जानकारों वाले हाव भाव याद आते ही उनका चेहरा काला पड़ गया। उस नन्ही सेंटिस की वजह से सब कुछ गलत होता दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने चैम्बरलेन को अपना इंतजार करते देखा, उन्होंने तुरंत पूछा, ब्लैक कहाँ है? कैलियन मेरे बचाव में आया था, लेकिन मैंने जल्दी से एक बहाना बनाया और अपने कमरे की ओर चल दी। जब से मैंने प्रिसिला के शरीर में प्रवेश किया था, तब से पहली बार मेरा शरीर इस तरह महसूस कर रहा था। यह असामान्य था। क्या इसका विशेष रूप से रेवेनहुक से कोई लेना देना था? ये अजीब था कि जब मैं उनके आसपास होती थी तो मेरा शरीर इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों करता था। ऐसा लगता है कि आप अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, लुसियाना ने मेरा पीला चेहरा देखकर चिंता से कहा। हाँ, मैं मुस्कुराई और इसे टालने की कोशिश की, लेकिन इससे लुसी और भी चिंतित दिखने लगी। लुडविग कब वापस आ रहा है? लुडविग ने मुझसे कहा था कि वो अपना प्रशिक्षण आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए मैंने उसे एक छिपे हुए पवित्र अवशेष की तलाश में भेज दिया था। भाड़े के सैनिकों का एक समूह उसके साथ था, ताकि किसी जानवर से सामना होने पर सुरक्षा रहे। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया था। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसने कुछ दिन पहले खबर भेजी थी। मैं चाहती हूं कि वो जल्दी वापस आ जाए। क्या आप उससे मिलना चाहती हैं? हाँ, सच तो ये था कि जिससे मैं मिलना चाहती थी वो सोफिया थी। मैं राहेल से जो सुना था उस पर सोफिया के साथ चर्चा करना चाहती थी। क्या वो इस बारे में जानती थी? उसने कभी भी मेरे आखिरी सेंटिस होने का जिक्र नहीं किया था, इसलिए इस बात की काफी संभावना थी कि वो भी इस बारे में नहीं जानती थी। पो! नमस्ते पोपो। मैंने पोपो को गले लगा लिया, जो मुझे सांत्वना देता लग रहा था, और मेरा कांपना कम हो गया। लुसियाना के लाना से बात करने जाने के बाद मैंने बाग की ओर मुड़कर पूछा, राहेल ने सेंटिस के पदचिन्हों पर चलने के बारे में कुछ उल्लेख किया था, लेकिन मैं वो कैसे करूं? पिछले रिकॉर्ड में इसके बारे में कुछ भी नहीं था। क्या ये वाकई कुछ ऐसा था जो मैं कर सकती थी? तुम्हें उनके निशान खोजने होंगे। और मैं वो कैसे करूं? क्या तुम पहले से ही इसमें अच्छा काम नहीं कर रही हो? मैं उससे पूछने ही वाली थी कि उसका क्या मतलब है, लेकिन बाघ ने मेरे हाथ में मौजूद फोन की ओर देखा। ओह, पवित्र अवशेष! ये मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन एक मायने में अवशेष पिछली सेंटिस की याद दिलाते थे। मैंने फोन के साथ थोड़ा खेला, फिर बाघ की तरफ मुड़ी। एक सवाल मुझे खाए जा रहा था। राहेल ने वियोस क्यों छोड़ा? मुझे यकीन नहीं है। फिर अन्य आत्मा जानवरों का क्या हुआ? तुम लोग बहुत सारे थे। बाघ चुप हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। क्या वे सब मर गए? वे रोगाटा जंगल में हैं, उसने कहा। वे निषिद्ध क्षेत्र में हैं? मेरी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। ये चौंकाने वाला था। तो कैस उस जगह पर था जहां आत्मा जानवर छिपे हुए थे? यह एक अविश्वसनीय खोज जैसा लगा। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकती थी। मुझे अभी भी उससे एक और जरूरी सवाल पूछना था। ठीक है, आखिरी सवाल, सेंटिस का वनशापित रक्त कैसे बन गया? मैंने पूछा। बाघ ने आह भरी और कहा, वो इसलिए क्योंकि। क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? मुझे लगा कि मैंने उसे गलत सुना, लेकिन आखिरी हिस्सा मेरे कानों को सुनाई न देने वाली गड़गड़ाहट जैसा लगा। बाघ ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़े अंतराल के बाद उसने वादा किया, तुम्हें जरूरत पड़ने पर पता चल जाएगा। वो इतना अशुभ क्यों लग रहा था? मैं वास्तव में नहीं चाहती थी कि वो एक और रहस्य पैदा करे। मुझे ये पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि ये कितना कष्टप्रद होता है जब तुम बिल्कुल करीब होते हो और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं सुन पाते? अब ये बात मुझे परेशान करेगी। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं है ना? सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने उससे 3 बार और जोर देकर पूछा, जब तक कि बाघ ने अंततः पुष्टि नहीं कर दी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ठीक रहेगी राहेल? बाघ बड़बड़ाया। क्या तुमने कुछ कहा? मैंने घूर कर देखा। कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो। महामहिम, प्यारी लाना मुझे पुकार रही थी।
क्या आप आज एक प्यारी सी पोशाक पहनना चाहती हैं? क्या ये जरूरी है? कपड़े पहनना एक झंझट होगा। बेशक यह जरूरी है। लाना को दिन भर मेरी पोशाकें बदलने में बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए मैंने अनिच्छा से खुद को उसे सौंप दिया। यह सामान्य से थोड़ा अधिक भव्य लग रहा है, मैंने टिप्पणी की। आप और भी सुंदर लगेंगी। मैंने उसकी आंखों की चमक को नजरअंदाज कर दिया। मेरे पास साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैं तैयार हुई, सारा मुझे लेने आई और टहलने का सुझाव दिया। अचानक टहलना क्यों? मेरा वास्तव में इसके लिए मूड नहीं है। अब चलिए थोड़ी देर टहलते हैं। व्यायाम का समय, उसने जोर दिया। मुझे आज अपनी नौकरानियों से निपटने में कठिनाई हो रही थी। अब वे मेरी राय की पूरी तरह अनदेखी कर रही थीं। शुरुआत में वे ऐसी नहीं थीं। मुझे नहीं लगता था कि थोड़ी सी चहलकदमी व्यायाम में गिनी जाती है, लेकिन हम बगीचे के एक छोटे से चक्कर के बाद वापस आ गए। अब मैं और नहीं चलूंगी, मैं बुदबुदाई। हाँ, मैंने लुसियाना को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जैसे ही हम महल की ओर वापस बढ़े, मुझे एहसास हुआ कि हम सामान्य से अलग रास्ता ले रहे थे। सारा, ये मेरे कमरे का रास्ता नहीं है, मैंने मुंह फुलाकर कहा। हम यहाँ जा रहे हैं। जैसे ही सारा ने दरवाज़ा खोला, मुझे कमरे में पटाखों और कन्फिटी, रंगीन कागज के टुकड़े के छिड़काव की आवाज़ सुनाई दी। मैं भ्रम में अपनी पलकें झपकाने लगी और बधाई के नारे सुने। सरप्राइज! जन्मदिन मुबारक हो। लुसियाना अपने हाथों में केक लेकर मेरे पास आई। उस पर 7 मोमबत्तियां थीं। ये एक केक है। सेंटिस, आज रात के खाने में हम जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा जब वो मेरे पास आई। हमने इस पार्टी की योजना बनाने में बहुत मेहनत की है। जन्मदिन मुबारक हो। सभी नौकरानियों ने खुशी मनाई और मुझे शुभकामनाएं दी। उनके बगल में थियोडोर और हरेल खड़े थे। जन्मदिन मुबारक हो एमिल, थियोडोर ने शर्माते हुए कहा। जन्मदिन मुबारक हो मिस एंजल, हरेल चिल्लाया। कमरे में मौजूद हर किसी को देखकर मैं खिल उठी। एक व्यक्ति ऐसा था जो बाकी समूह के साथ फिट नहीं बैठता था, लेकिन फिर भी उसने यहां आने के लिए समय निकाला था। जन्मदिन मुबारक हो। मिल्टियार्ड्स के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। कौन कल्पना कर सकता था कि मेरा पसंदीदा पात्र मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई देगा? मैं कर सकती थी। मैंने हमेशा कल्पना की थी कि मिल्टियार्ड्स का मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाना कैसा होगा, और अब ये वास्तव में हो रहा था। उनके बोलना खत्म करते ही मैं उनके पास दौड़ कर गई। ये कोई सपना नहीं था, वह गर्मजोशी से भरे और वास्तविक थे। मैं इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, मैंने उनके गले लगते हुए कहा। जिस दिन मैं 7 साल की हुई, वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। कहानी जारी रहेगी।